आयरलैंड में जो हो रहा है अब मुझे कोई हैरानी नहीं होती। यहाँ फिलिस्तीन समर्थक कार्यकर्ताओं का बड़ा समूह है। वे फिलिस्तीन समर्थक से ज्यादा इजराइल विरोधी है क्योंकि उनका उद्देश्य इजरायलियों और फिलिस्तीनियों के बीच किसी भी संघर्ष का समाधान या कोई ऐसा समाधान नहीं है जो शांति लाए। उनका उद्देश्य है कि इजराइल का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। वे बीडीएस के लिए अभियान चलाते हैं। वे लगातार इजरायली राज्य को बदनाम करते हैं और वे यहाँ ऐसे अभियान चलाते जा रहे हैं जैसे इजराइल गाजा युद्ध अभी भी चल रहा हो। इजराइल पर बार बार नरसंहार, जातीय सफाई का आरोप लगाया जाता है। ये बस कभी रुकता ही नहीं है। हमारे देश में हर हफ्ते सप्ताहांत पर प्रदर्शन होते हैं जिनमें वही समूह भाग लेते हैं और सड़कों पर हजारों लोग होते हैं। और आयरिश सपोर्ट फॉर पैलेस्टाइन समूह आयरलैंड पैलेस्टाइन सॉलिडेरिटी कैंपेन नामक संगठन का एक उप समूह है। वे काफी समय से सक्रिय हैं। आयरिश सपोर्ट फॉर पैलेस्टाइन समूह एक उप समूह के रूप में उन सभी चीजों को निशाना बनाता है जो इजराइल से जुड़ी हैं या उससे संबंधित है। ये सिर्फ इजरायली सरकार के बारे में नहीं है, बल्कि हर इजरायली को बदनाम करने और जो कुछ भी वे निशाना बना सकते हैं उसे निशाना बनाने के बारे में है। और दुर्भाग्यवश इसका असर आयरलैंड के लोगों की मानसिकता पर पड़ रहा है। ये दोनों मैच सितंबर के अंत में इजराइल बनाम आयरलैंड और फिर 4 अक्टूबर को आयरलैंड बनाम इजराइल अब अभियान का केंद्र बिंदु बन गए हैं। डबलिन में फुटबॉल मैचों के दौरान स्टॉप द मैच नाम से एक अभियान चलाया जा रहा है। खेलों के दौरान बैनर दिखाए जाते हैं जिनमें आयरलैंड फुटबॉल एसोसिएशन से मैचों का बहिष्कार करने की मांग की जाती है। पहले आयरलैंड फुटबॉल एसोसिएशन ने वोट करके यूएफा से सभी इजरायली फुटबॉल टीमों और इजराइल की राष्ट्रीय टीम को यूरोपीय प्रतियोगिता से बाहर करने की मांग की थी। अब वो कहीं आगे नहीं बढ़ा, लेकिन ये एक लगातार चलाया जा रहा निशाना साधने और बदनाम करने वाला अभियान है। और मैं कह नहीं सकता कि मुझे हैरानी है, क्योंकि अब ये आयरिश समाज के हर पहलू को दूषित कर रहा है। मैं समझना चाहती हूँ, आप जानते हैं, बस जिज्ञासा से, दुनिया में इतनी सारी आर्थिक समस्याएं और बाकी सब कुछ है जिनसे हर देश और उसके नागरिकों को निपटना पड़ता है, तो वे इजराइल को लेकर इतने जुनूनी क्यों हैं? जैसे खाने का इंतजाम कैसे करें? अब ये एक पंथ बन चुका है। ये कुछ सामाजिक वर्गों के भीतर राजनीतिक प्रचार से आगे बढ़ चुका है। आप तभी स्वीकार्य व्यक्ति माने जाते हैं जब आप इजराइल से नफरत करते हैं। इसने आयरलैंड के 90% प्रिंट और प्रसारण मीडिया को दूषित कर दिया है और हमारे संसद डॉयल के संदर्भ में पूरी तरह से विपक्ष की ओर से जो नैरेटिव है वो पूरी तरह से इजराइल विरोधी है। और निश्चित रूप से 7 अक्टूबर के बाद से 2.5 सालों में आयरिश सरकार ने भी भड़काऊ और जहरीली बयानबाजी से इसमें योगदान दिया है। ये तर्कहीन है। ये लगभग एक धार्मिक आस्था प्रणाली बन गई है। आयरलैंड में हमारे पास ऐसे युवा हैं जो मुझे लगता है कि अपने अस्तित्व के खालीपन को भर रहे हैं। अब जब लोग धार्मिक रूप से कम आस्थावान हो गए हैं तो वे एक नई तरह का इजराइल विरोधी धर्म अपना रहे हैं जिसे फिलिस्तीन समर्थक माना जाता है। लेकिन जो वे वास्तव में कर चुके हैं और लगातार करते जा रहे हैं वो है हमास के नैरेटिव को अपनाना और उसे गले लगाना। इन मैचों का बहिष्कार करने के अभियान में शामिल कुछ प्रमुख लोग वे थे जिन्होंने 7 अक्टूबर के दिन सोशल मीडिया पर उन अत्याचारों, हत्याओं, यौन हमलों और बलात्कारों का जश्न मनाया था। वाह, जो इजराइल में किए जा रहे थे। जब से उन्होंने उस दिन की घटनाओं को जाना है वे अपनी बात पर अड़े हैं और इसे वैध प्रतिरोध बताते हैं। वाह, मुझे डर है यही मानसिकता आपको झेलनी है। आयरिश सरकार और आयरलैंड की फुटबॉल एसोसिएशन ने अब तक, और मैं जोर देकर कहता हूं अब तक, ये राय बनाई है कि मैच होने चाहिए। फुटबॉल एसोसिएशन ने अनिच्छा से ये राय बनाई है क्योंकि उसे डर है कि कहीं यूएफा द्वारा उस पर जुर्माना न लगाया जाए या उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता से बाहर न कर दिया जाए। आयरिश सरकार जो ज्यादातर समय इन समूहों को तुष्ट करती है और उनके जहरीले और यहूदी विरोधी विचारों पर आंखें मूंद लेती है,
अब थोड़ा दबाव महसूस कर रही है क्योंकि उसे संयुक्त राज्य अमेरिका में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। यहाँ की छोटी यहूदी समुदाय ने हमारे कुछ सहयोगियों के साथ मिलकर कुछ विरोध करने की कोशिश की है, लेकिन असली असर सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक शर्मिंदगी का ही होता है। और निश्चित रूप से इसमें यह भी जुड़ जाता है कि आयरलैंड 1 जुलाई को यूरोपीय संघ की अध्यक्षता संभालता है और आयरिश सरकार 6 महीने तक अध्यक्षता करेगी। ये मैच अध्यक्षता के साथ साथ पड़ते हैं, लेकिन ये आयरिश सरकार द्वारा यूरोपीय संघ के अन्य सदस्यों पर दबाव डालने की कोशिश के साथ भी मेल खाते हैं ताकि इजराइल यूरोपीय संघ एसोसिएशन समझौता निलंबित किया जा सके। माफ करना एलन। हमारे पास समय कम है, मुझे एक और सवाल पूछना है। यहूदी समुदाय के बारे में बताइए। मेरा मतलब है ये काफ़ी छोटा है और आप उसका हिस्सा है, और वास्तव में आप जानते हैं सरकार के भीतर नेतृत्व के पदों तक पहुंचना भी काफ़ी उल्लेखनीय है। डबलिन में यहूदी समुदाय कुल मिलाकर लगभग 2.5 से 3,000 के आसपास है। समुदाय में मूल समुदाय भी शामिल है जिसकी संख्या लगभग 12 से 1300 है। साथ ही कई प्रवासी इजरायली, अमेरिकी और अन्य यहूदी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ अस्थायी रूप से आयरलैंड में काम करते हैं। वे परिवार के साथ यहाँ हैं, कुछ शायद यही रुके। लेकिन आयरलैंड में माहौल जहरीला जहता जा रहा है। यहूदी समुदाय दबाव महसूस कर रहा है। हमारे संस्थानों को अब सुरक्षा की जरूरत होती है, जबकि 10 साल पहले ऐसा जरूरी नहीं था जब भी कोई कार्यक्रम हो रहा हो। और असल में यहूदी समुदाय को लगता है कि उनके कार्यक्रम रद्द किए जा रहे हैं या उनका खुद ही बहिष्कार किया जा रहा है। जिस भी प्रकार की वकालत मैं इजराइल के पक्ष में कर रहा हूं, उस संदर्भ में हमारे एक प्रीमियर लीग फुटबॉल मैच में दर्शकों द्वारा एक बड़ा बैनर लगाया गया था जिसे उस विशेष फुटबॉल क्लब के सदस्यों ने लगवाया था, जिसमें मुझ पर व्यक्तिगत रूप से 20,000 बच्चों की हत्या के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाया गया। वाह! यही माहौल है जिसमें हम रह रहे हैं। तो सोशल मीडिया, आयरिश सोशल मीडिया धमकी भरा और जहरीला है। अब तक हमारे यहाँ वैसी हिंसक घटना नहीं हुई है जैसी हमने यूके, ऑस्ट्रेलिया, सिडनी और यूनाइटेड स्टेट्स में देखी है। लेकिन हम में से कई लोगों को बहुत चिंता है कि भविष्य में कभी न कभी यहाँ भी ऐसी ही कोई त्रासदी जरूर घटित होगी। वाह! एलन शैटर, यहाँ आने के लिए धन्यवाद। ये वाकई परेशान करने वाला है कि वहाँ लोग किस दौर से गुजर रहे हैं और इजराइल के खिलाफ कितनी नफरत है। धन्यवाद, अलविदा।